आप सभी को गुड मॉर्निंग। जहां हम लोगों ने कल पढ़ लिया था वहीं से आज हम और आगे की तरफ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जंतु कोशिका होती है तथा पादप कोशिका होती है इन दोनों में आपस में कॉमन क्या पाया जाता है, तथा उसके बाद की अगर हम बात करें कि इन दोनों में कॉमन क्या पाया जाता है और अलग क्या है, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जब पादप कोशिका को देखा तो उसमें हम लोगों ने पाया कि सबसे पहले कि जो इसकी सेल अर्थात कोशिका होती है वह कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी होती है यानी कि स्मॉल। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम पादप कोशिका की बात करते हैं तो इनमें हम पाते हैं कि इनकी बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं अर्थात कौन, सेल। ठीक है, लार्ज जिन्हें कहते हैं हम। उसके बाद हम इनमें पाते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इनमें देखते हैं कि जो इनके वैक्यूल्स होते हैं वो इनमें गोल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वही चीज क्या होता है कि चौकोर टाइप का होता है, यानी कि चार कोण का कुछ इस तरह से चौकोर होता है, चौकोर होता है। ये चीज भी आप लोगों को क्लियर था। ठीक है, और अगर हम आगे की बात करते हैं कि अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं तो सिलिया तथा फ्लैजेला और लाइसोसोम ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। सिलिया तथा फ्लैजेला, सिलिया तथा फ्लैजेला और लाइसोसोम, लाइसोसोम ये इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर हम पादप कोशिका अर्थात पेड़ पौधों की कोशिका की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और सेल वॉल ये पाए जाते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट, तथा प्लास्टिड और सेल वॉल पाया जाता है। प्लास्टिड मैंने बताया था कि ये तीन तरह के होते हैं, यही प्लास्टिड। ठीक है, हरित लवक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद फिर टमाटर या किसी प्रकार की सब्जियों में रंग प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो यह पूरी तरह से तीन तरीके से होते हैं। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम लोगों को कोशिका के बारे में बात करनी है, यानी कि कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। उसके बाद सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कोशिका की बात करते हैं पूरी तरह से, चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे जो है हम लोगों को पूरी तरह से पढ़ना प्रारंभ करना होता है। आप सभी लोग रिवाइज जरूर करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वह आप सभी को प्रोवाइड हो जाएंगी और आप उनकी प्रिंट निकलवा करके उसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोशिका, ठीक है, कोशिका अर्थात कौन, सेल। ठीक है,
ये दो टाइप के होते हैं। जब हम पढ़ते हैं इनके बारे में तो ये पूरी तरह से कितने होते हैं, दो टाइप के, ठीक है। पहला जो इसका होता है इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्यों प्रोकैरियोटिक कहते हैं? क्या होता है कि यह पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, अर्थात यह अविकसित होता है। कैसा? अविकसित होता है। यानी कि पूरी तरह से जब अगर हम इनमें विखंडन की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक कभी भी हम देखेंगे तो फंजाई जगत की हम इसमें बात करते हैं। जैसे कि इनमें क्या होता है कि इसी में ही एक ही, जैसे कि हम जब जीनोम को पढ़ते हैं यानी कि क्रोमोसोम को हम लोग पढ़ते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि इंसानों में यह पूरे कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। और मेल तथा फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है कि सिंगल ये होते हैं, यानी कि इसमें मेल पाया जाता है और फीमेल नहीं पाया जाता। यही फीमेल मेल जो होता है यही टूट करके अलग दो खंड में डिवाइड हो करके अपने ही जैसे एक अलग तरीके का, अगर हम कहें कि अपने ही समान किसी जीव को उत्पादित करता है, यानी कि बनाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा बनता है वो बनता है यूकैरियोटिक। कौन सा बनता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यह पूरी तरह से विकसित होता है और ये दो तरीके के होते हैं। यह पूरी तरीके से कैसे होता है? विकसित यानी कि विकासशील होता है। विकसित पूरी तरह से होता है यानी कि अर्थात विकासशील होता है। इन्हीं के आगे जब हम बात करते हैं तो इन्हीं में ही 70S, यानी कि अगर हम इनमें प्रोकैरियोटिक यानी कि बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो यह कोशिका जो है अविकसित तथा इसी में 70S पाया जाता है, यानी कि राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो पाया जाता है वो है 80S राइबोसोम, ठीक है। तो यहां तक आप सभी के समझ में जरूर आ गया होगा, इतना मान सकता हूं। अगर कहीं भी देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में आप सभी को परेशानी हो रही है या दिक्कत पैदा होती है या ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझना है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए करिए, आपके उन प्रश्नों को हल कर दिया जाएगा और जो भी आपके कंफ्यूजन हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या होता है कि इनमें यूकैरियोटिक में दो तरह के होते हैं, पहला पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत, ठीक है। यानी कि अगर हम इनको बात करें तो पहला क्या है? पादप, और दूसरा क्या है? जंतु, यानी कि जीव। तो चाहे हम उन्हें जंतु कहें या जीव कहें, दोनों में हम बात करते हैं और यह पूरी तरीके से विकसित होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी यूकैरियोटिक की बात करें, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक की बात किया तो इनमें मैंने बताया कि ये अविकसित होते हैं, ठीक है, ये कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। उसके बाद इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है जो तरीके से अविकसित होता है। लेकिन अगर हम यही यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम की बात करते हैं तो यह पूरे तरीके से विकसित होता है, पादप जगत तथा जंतु जगत दोनों में पाया जाता है और यह प्रत्येक अंगों में होता है। जितने भी पादप होते हैं अर्थात जीव जगत होते हैं उनमें यह
राइबोसोम पूरी तरह से पाया जाता है। ठीक है, इनकी रसधानी अर्थात वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो हम इन्हीं में देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या है। यूकैरियोटिक को हम लोग अलग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा, तो ये आप सभी लोग देख लीजिए, उस वक्त आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक इसमें मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, जैसे पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत प्लस जंतु जगत यानी कि दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो नंबरिंग करके हम एक एक करके देख लेते हैं। यह पूरी तरह से कैसे होते हैं, विकसित होते हैं।